नमस्कार मित्रों, मैं प्रदीप श्रीवास्तव कहानी टाइम में आपका स्वागत करता हूँ। लीजिए सुनिए मेरे उपन्यास वह अब भी वहीं है का 8वां भाग। मैं और छब्बी इंतज़ार करते रह गए कि वो हमें डांटे फटकारे नौकरी से बाहर कर दें। उनके आने के दूसरे ही दिन तोंदियल भी आ गया। अब हम दोनों कई दिन तक बड़ा अटपटा सा महसूस करते रहे। ज़िंदगी फिर पुराने डर्रे पर आने लगी। देखते देखते कई महीने बीत गए, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी मुझे अपने काम के लिए घंटे भर का भी समय नहीं मिला। अंततः छब्बी और मैंने यह योजना बनाई कि हर हफ्ते छुट्टी वाले दिन वे हमें बाहर घूमने घामने 2-4 घंटे के लिए जाने दिया करें। हमने सोचा इस 2-4 घंटे में हम लोग फिल्मी दुनिया के लोगों से संपर्क साधेंगे। जिस दिन बात बन जाएगी उसी दिन रफू चक्कर हो लेंगे। असल में अब मैं छब्बी के बिना वहाँ से निकलना भी नहीं चाहता था। एक से भले दो की बात मेरे मन में आ गई थी। बड़ी और पहली बात यह थी कि छब्बी के दिल में मैंने कहीं गहराई में अपनी जगह बना ली थी। वह अब मेरे साथ ऐसे पेश आने लगी थी जैसे कोई खुर्राट पत्नी पति के साथ पेश आती है। अब तोंदियल जरा भी उसको छू लेने हंसी मजाक करने की कोशिश करता तो वह उस पर एकदम भड़क उठती थी। जब वह बार बार यही करने लगी तो अंततः तोंदियल ने हम दोनों से किनारा कर लिया। बस काम भर का ही हूँ हाँ करता बोलता था। इस बीच एक और नई बात हुई कि अब मैडम दिन में कई कामों के लिए मुझे इधर उधर बाहर भी भेजने लगी थी। आने जाने के लिए मोटरसाइकिल देती और मोबाइल भी। बराबर संपर्क बनाए रखती थी। बाहर निकलने से मुझे बंद रहने की घुटन से थोड़ी राहत मिलने लगी थी, मगर अब एक और तरह की घुटन मैं और छब्बी दोनों महसूस करने लगे थे। वह यह कि हम दोनों ने पति पत्नी के रिश्ते तो बना लिए थे, लेकिन पति पत्नी की तरह रहने की जगह नहीं थी। हमने तय किया कि मैडम से बात करके कहीं किराए पर जगह लेंगे। दोनों की तनख्वाह से किसी तरह गुजर बसर करने लायक कुछ जगह ली जा सकती है। यह सोचकर हमने एक दिन मैडम के सामने अपनी बात रख दी कि हम दोनों पति पत्नी बन चुके हैं और अब बाहर कोई जगह किराए पर लेकर रहना चाहते हैं। काम यहाँ करते रहेंगे। हमारे इतना कहते ही मैडम ने एक नज़र हम दोनों पर डालकर पूछा, तुम दोनों कब कहाँ कर ली शादी? तुम दोनों ने बताया ही नहीं। मेरे बोलने से पहले ही छब्बी बिना हिचक बोली, मैडम जब आप बाहर गई थी उसी बीच हम दोनों ने तय किया कि हम पति पत्नी बनेंगे। फिर यहीं भगवान जी को साक्षी मानकर माथा नवाकर पति पत्नी के रिश्ते में बंध गए। यह सुनकर सुंदर हिडिम्बा मैडम मुस्कुराई, गहरी दृष्टि डालकर बोली, वेरी नाइस। मगर किसने शादी कराई? तुम्हारी मांग में न सिंदूर न बिंदी, कौन सी रीति रिवाज से शादी की? उनके इस प्रश्न से बिना हिचकिचाए छब्बी ने कहा, मैडम हमने बस भगवान को साक्षी मानकर अपना रिश्ता बना लिया है। और रही बात सिंदूर बिंदी की, तो मैडम यह सब दिखावे की बात है। हमें दिखावा एकदम समझ में नहीं आता, इसलिए ऐसी कोई रीत रस्म हमने पूरी नहीं की। अब बस आपकी थोड़ी कृपा हो जाए तो हम दोनों एक ही छत के नीचे आराम से रहने लगेंगे। बस इतनी मेहरबानी आप कर दें, हम जीवन भर आपके एहसानमंद रहेंगे। इस बीच में एकदम चुपचाप खड़ा रहा, क्योंकि मुझे लगा कि छब्बी सही कोशिश कर रही है। मैडम कुछ देर चुप रहने के बाद बोली, ठीक है, यहीं कहीं कोई जगह ले लो किराए पर, क्योंकि दूर जाओगे तो यहाँ से टाइम से नहीं पहुँच पाओगे। कन्वेंस का खर्च अलग बढ़ जाएगा। मैडम की बात उनकी बेरुखी से हमें बड़ा धक्का लगा, क्योंकि मैडम ने किराए का मकान दिलवाने में कोई मदद करने से यह कहकर मना कर दिया कि इस बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। यहाँ तक कि पैसे के लिए भी कोई मदद देने को तैयार नहीं हुई। हम महीने भर हाथ पैर मार मार कर थक गए, लेकिन हमारा जो बजट था उतने में कोई ठिकाना नहीं मिला। हम पहले ही की तरह सुंदर हिडिम्बा मैडम के सोने के पिंजरे में इधर उधर किसी कोने में दुबकते फिरते रहे। इन सारी समस्याओं से हम इतना व्याकुल हो गए कि मन करता ऊपर से ही नीचे कूद जाए। छब्बी तो मुझसे भी ज़्यादा परेशान थी। एक दिन उसने भड़कते हुए कहा, सुनो, जब यह रानी साहिबा हम दोनों के लिए कुछ नहीं कर सकती तो यहाँ ना नौकरी करेंगे न रहेंगे।
जब चाहे जो भी तकलीफ उठानी पड़े, अब चाहे जो भी तकलीफ उठानी पड़े, हम इसे सोने के पिंजरे का मुंह छोड़ छाड़ कर चलते हैं कहीं और, जहाँ कोई काम मिल सके और कहीं एक कोना आराम से साथ रहने के लिए। उसकी बात मुझे सही लगी, मगर मेरे मन के एक कोने में यह घबराहट भी हुई कि यहाँ अच्छा खाना पीना और पैर फैलाने भर की साफ़ सुथरी जगह मिल जा रही है, छोड़ने के बाद जाने कहाँ कहाँ ठोकरें खानी पड़े और दर दर भटकना पड़े। मेरी यह दुविधा छब्बी ने न जाने कैसे भांप ली। तुरंत बोली, क्या सोच रहे हो? डर लग रहा है क्या? मैंने तुरंत खुद को संभालते हुए कहा, नहीं तो। ऐसा क्यों कह रही हूँ? मैं तो खुद ही यही नहीं चाहता। मैं तो खुद ही यही चाहता हूँ, तुमसे पहले ही कहा था। फिर हमने दूसरी योजना बनाकर जैसे ही अगले महीने तनख्वाह मिली, उसके अगले ही दिन मैडम से कहा कि हम दोनों नौकरी छोड़कर कहीं किसी कस्बे में जाकर कुछ काम धंधा करेंगे, रहने का कोई और ठौर ढूंढेंगे, क्योंकि मुंबई में सब इतना महंगा है कि यहाँ हमारा रहना नहीं हो पाएगा। इस बार मैडम कुछ बहस पर उतर आई तो छब्बी भी बिना हिचक बोली, मैडम आखिर हम कब तक ऐसे ही रहेंगे? हम अपना परिवार बसाना चाहते हैं, अपने भविष्य के लिए बच्चे पैदा करना चाहते हैं, इसलिए आपसे यह कह रहे हैं। नहीं तो आप इतने अच्छे से हम लोगों को रखती हैं, हम क्यों छोड़कर जाने की सोचते हैं? लेकिन सच तो यह भी है ना कि हम यहाँ रहकर अपने परिवार का सुख तो कभी नहीं पा पाएंगे, इसलिए बस हम पर कृपा करिए। समीना सुंदर डिम्बा मैडम बड़ी घाक थी। वह मेहनती जांचे परखे नौकर इतनी आसानी से नहीं छोड़ना चाहती थी, तो टहलती हुई बोली, ठीक है अभी रुको, कल बताऊंगी। हम समझ गए कि अभिया साहब से बात करके प्रेशर बनाएंगी, रोकने का कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगी, मगर हमने भी ठान ली थी कि मानेंगे नहीं। समीना एक बात और बताऊं, छब्बी जब मैडम से बात कर रही थी तो उसकी एक बात मेरे दिमाग में बैठ गई। बाद में मैंने छब्बी से यह बात पूछी कि यह बताओ, तुम तो कहती हो कि शादी बच्चे कुछ करना ही नहीं है, तो फिर मैडम से झूठ क्यों बोला कि परिवार बच्चे आदि करने हैं? इस पर वह तनतनाती हुई बोली, तो तुम क्या समझते हो कि वो इतनी आसानी से मान जाएंगी? फिर वो ही हमसे कौन सा सब सच बोल रही हैं। जो रुकने को बोला है ना, देखना निश्चित ही साहब का रौब डलवाएंगे और साहब अपनी ताकत दिखाएगा, हड़काएगा। उसका मूड देखकर मैंने कहा, अच्छा छब्बी, हम लोग अगर सच में शादी करें, माँ बाप बने तो कितना बढ़िया रहेगा। मेरा इतना कहना था कि छब्बी फिर भड़क उठी, बोली, सुन, मुझे जो कहना था वह एक बार मैंने कह दिया। 2 बार शादी करके, 1 बार 2 बच्चे पैदा करके मन इतना आघा गया है, इतना भर गया है इन सब से कि अब इनके बारे में सोचना भी नहीं चाहती। और सुन, तू इस सोच में न रहना कि पहले यहाँ से चले फिर शादी बच्चे के लिए दबाव डालेंगे। अगर तुम्हारे दिमाग में यह बात है तो साफ कह रहे हो कि भूल जाओ, अब भी सोच लो। जिस दिन तुमने यह बात कही, मैं उसी दिन तुम्हें छोड़कर कहीं और चल दूंगी। समीना उसकी दृढ़ता देखकर मुझे पक्का यकीन हो गया था कि यह जो कह रही है वही करेगी, इरादों की पक्की लग रही है। उस समय मैंने यह कहकर बात खत्म की कि मैंने तो ऐसे ही कह दिया, बाकी यह सब तो पहले से ही तय, इन झंझटों में हमें पड़ना ही नहीं है। समीना उस रात मुझे बहुत देर तक नींद नहीं आई। मैं छब्बी को लेकर तरह तरह के ख्यालों में खोया हुआ था। उस बालकनी में लेटा यही सोच रहा था कि इस समय छब्बी के साथ लेटा होता तो उससे भविष्य को लेकर और बातें करता, लेकिन सुंदर हिडिंबा मैडम जी का जंजाल बनी हुई थी। उस दिन भी बड़ी देर तक अपनी मालिश करवाने के बाद उसे छोड़ा था। थकी मांदी वह हमेशा की तरह लॉबी में ही सो गई थी। इधर तुंदियल भी एक कोने में सो रहा था। हमारे लिए वह भी मैडम से कम बड़ा जी का जंजाल नहीं था। वह नहीं होता तो चाहे जैसे भी छब्बी को अपने साथ बालकनी में ही रखता। तभी अचानक ही मेरे दिमाग में यह बात आई कि छब्बी पिछले कई महीने से मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए हुए है, लेकिन यह अभी तक प्रेग्नेंट नहीं हुई। कहीं इसने कुछ ऐसी वैसी व्यवस्था तो नहीं करवा रखी है, ऑपरेशन वगैरह या कुछ और।
लेकिन इसके उसके पेट पर ऑपरेशन के तो कोई निशान है नहीं। साहब के यहाँ भी संबंध बनाती रही है। आखिर मामला क्या है? मेरे दिमाग में यह बात इसलिए ज़्यादा ज़ोर से उभर आई थी क्योंकि सच यही था कि मेरे मन में यह बात जमी हुई थी कि जब जीवन एक ढर्रे पर आ जाएगा तो छब्बी को किसी भी तरह से तैयार करूँगा कि वह बीती बातों को भूल कर फिर से माँ बने। जीवन पुरानी बातों को पकड़ कर बैठने के लिए नहीं है, अतीत में हुई अच्छी बुरी बातों से सबक लेकर भविष्य की सीढ़ियाँ बनाने के लिए है। अतीत की बातें तो भविष्य के लिए नींव का पत्थर होती हैं। इन्हीं मजबूत पत्थरों से भरी नींव पर हम अपने सपनों का महल बनाते हैं। हमें भी यही करना चाहिए। मुझ मूर्खाधिराज का भी ध्यान इस ओर बाबूराम के एक बम्पर शराबी और बढ़िया लेखक साथी की बातों से गया था। बात पता नहीं हुआ किस सनक के चलते बाबूराम जैसे और हम जैसे लोगों के साथ किसी भी ऊटपटांग जगह बैठकर जमकर मैनूसी करता था, बल्कि शराब चढ़ जाने के बाद ऐसी फूहड़ बद्दी बद्दी बातें करता कि हम लोग भी दांतों तले उंगलियां दबा लेते थे। जब तक वह शराब के ऊपर होते तब तक तो अपनी किताबों अपने सिद्धांतों की ही बातें करते थे, जिन्हें हम मूर्खों की तरह उन्हें देखते हुए केवल सुनते ही रहते थे। कुछ बोलते पूछते नहीं थे, क्योंकि वह इतने ऊंचे स्तर की होती थी कि हम कुछ समझ ही नहीं पाते थे। लेकिन जैसे जैसे शराब उनके ऊपर होने लगती वैसे वैसे सब कुछ उलटने लगता था। ऐसे ही अगले दिन सुंदर हिडिंबा मैडम ने सेकंड भर में हम दोनों की सारी कोशिशों पर पानी फेर दिया, उलट कर रख दिया सब कुछ। उन्होंने सवेरे ही कहा कि देखो, तुम दोनों जल्दबाजी में अपने को बर्बाद मत करो। यहाँ नौकरी और रहने का ठिकाना ढूंढना लोकल ट्रेन में आराम से बैठने के लिए खाली सीट पाने से ज़्यादा कठिन है। इसलिए मैंने सोचा है कि तुम दोनों के लिए यहीं इंतज़ाम कर दूँ। ऊपर छत पर टीन सेट पड़ा हुआ है, उसे जाकर देख लो, साफ़ सफाई कर लो और वहीं रहो। खाने पीने का भी चाहो तो वहीं इंतज़ाम कर लो, या फिर जैसे चल रहा था वैसे ही करो। उनकी इस बात ने हमें फिर से दो राह पर खड़ा कर दिया, ख़ास तौर पर मुझे, क्योंकि मेरे मन में सोने के पिंजरे से बाहर मिलने वाली कठिन दुनिया की डरावनी तस्वीर बनी हुई थी। मैं भूला नहीं था ट्रक पर गिट्टियों पर बिताई रातें। मैडम के ज़बरदस्त दबाव के आगे मैं और छब्बी ऊपर छत पर गए। इसके पहले हम कभी ऊपर नहीं गए थे। वहाँ देखा मकान के एक कोने पर टीन शेड लगा हुआ है। इस बिल्डिंग के तीनों तरफ बिल्डिंगें थी। वह तीनों इससे ज़्यादा ऊंची थी। कोने में होने के कारण टीन शेड के दो तरफ तो दीवारें थीं, लेकिन दो तरफ दीवारें ना होने के कारण खुला था। टीन शेड 12 फीट से कुछ ज़्यादा चौड़ा और करीब करीब 18-19 फीट लंबा था। हर तरफ गंदगी कूड़ा कबाड़ पड़ा था। समीना हम दोनों ने बड़ी देर तक छत और टीन शेड का मुआयना किया। तीन तरफ ऊंची बिल्डिंगों के कारण वह सुरक्षित था। कुछ देर सोच विचार कर हमने तय किया कि यहीं रहते हैं, मगर एक शर्त पर कि मैडम इसका कोई किराया नहीं लेंगी। रुकने का फैसला इसलिए लिया क्योंकि इस शहर में इतनी सुरक्षित और इतनी बड़ी जगह ले पाना हमारे बस में नहीं था। बाहर हम खाना पीना, रहने का ठिकाना आदि के चक्कर में ही इतना उलझ जाते कि सपनों को सच करने का प्रयास करने का मौका मिलना ही दूभर हो जाता। नौकरी तो हर हाल में कहीं ना कहीं करनी ही थी, तो सोचा करते हैं यहीं, और किराए में जो पैसा खर्च होगा वह हम बचत करते रहेंगे। खाना पीना मैडम के ही साथ रखेंगे और हर छुट्टी हम अपने सपने पूरे करने के लिए दौड़ धूप करेंगे। यदि मैडम यह बात मान जाती है तो ठीक है, नहीं तो बोल देंगे जय श्री राम। यह सब सोच समझकर हमने रुकने की हामी भर दी, लेकिन ऊपर से अनिच्छा दिखाते हुए पहली बार हम सुंदर हिडिंबा मैडम के सामने सफल हुए थे। इसके बाद अगले 2 दिन में हमने ऊपर साफ सफाई करके जगह रहने लायक बना ली थी। टीन सेट के 2 तरफ तिरपाल लगाकर उसे चारों तरफ से ढक दिया।
आने जाने भर का एक छोटा सा खुला हिस्सा छोड़ा था। बिस्तर ज़मीन पर ही लगाया। मैडम से इतनी मदद मिल गई कि उन्होंने अपने बेड के लिए बहुत महंगे वाले स्प्रिंग के गद्दे मंगवाए थे। पुराने दोनों गद्दे खाली थे और नए से ही दिख रहे थे। वह दूसरे कमरे में खाली पड़े थे। छब्बी ने बिना किसी हिचक वह दोनों गद्दे मैडम से मांग लिए। इस पर वह अपलक ही छब्बी को देखने लगी तो उसने हंसकर कहा, मैडम ज़मीन पर कैसे सोएंगे? तख्त, चारपाई, बिस्तर कुछ भी तो नहीं है। इसके बाद मैडम ने बड़े बेमन से कहा, अच्छा ले लो। तो समीना इस तरह टिन शेड, तिरपाल और 2 ईंटों की दीवार के सहारे हमने अपना ठिकाना बनाया, जहाँ सोने के पिंजरे से बाहर हम खुलकर सांस ले सकते थे। लाइट के नाम पर एक बल्ब जलाने की आज्ञा थी। हमने उस टिन शेड के बीचों बीच एक बल्ब तार के सहारे लटकाया था। उस वक्त मौसम बढ़िया था। पंखे की ज़रूरत 1 आध महीने बाद ही पड़ने वाली थी। यह सारी व्यवस्था करने के बाद जिस दिन हम दोनों पहली रात वहाँ बिताने पहुँचे, उस दिन अपना खाना भी हम ऊपर ही ले गए थे। हमने साथ खाना खाया। वह रात हमने वहाँ ऐसी बिताई मानो शादी के बाद नवदंपति ने सुहाग रात मनाई हो। मुंबई में मेरी वह पहली ऐसी रात थी जिसमें मैंने पूरा आराम, पूरी नींद, पूरा चैन महसूस किया था। धीरे धीरे 2-3 महीने में हमने उस शेड के नीचे अच्छी खासी गृहस्थी बना ली थी और तय योजना के मुताबिक हम दोनों लाख अड़चनों के बावजूद मुंबई के फिल्मी लोगों तक पहुंचने का अवसर जरूर निकाल लेते। उनसे एक्टिंग का चांस देने के लिए मिन्नतें करते। मैंने जल्दी ही यह एहसास किया कि यदि छब्बी ना होती तो एक्टिंग के लिए जितने प्रयास मैं कर ले रहा हूँ वह नहीं कर पाता। वह जिस तरह से मैडम को अपनी बातों, अपनी मेहनत, अपने काम से सम्मोहित किए हुए थी, वह सुंदर हिडिंबा जैसी असाधारण तेज तर्रार महिला के सामने सच ही असाधारण काम था। उसके इसी सम्मोहन के चलते मैडम से हम दोनों कहीं आने जाने की इतनी छूट, इतना समय ले पाते थे। जल्दी ही हमने कुछ रुपए इकट्ठा किए, कुछ मैडम से लिए और एक पुरानी मोटरसाइकिल खरीद ली। उससे कहीं जाना आना और आसान हो गया। लेकिन समीना कोशिश करते करते करीब 2 साल बीत गए। इन 2 सालों में जहाँ भी आस की किरण नजर आई, हम दोनों वहाँ गए। मगर हर जगह हताशा, निराशा, दुत्कार, अपमान, उपेक्षा ही हाथ लगी। हर जगह मेरे काले रंग, मेरी लंबाई की खिल्ली उड़ाई गई, मजाक बनाया गया। किसी जगह किस्मत अच्छी रही तो कहा गया कि कहाँ एक्टिंग के पीछे घूम रहे हो, कुछ काम धंधा देखो। इन अपमानों को झेलता मैं अपना सा मुँह लेकर चला आता। समीना 26 साथ ना होती तो इतनी हताशा में शायद मैं आत्महत्या कर लेता। इतना टूट जाता था कि इनकार सुन सुनकर कि जीने का मन न करता। मगर 26 हर बार हिम्मत देती, हारने ना देती। कहती, सुन, मेरी आत्मा कहती है कि एक दिन तू फिल्मों में जरूर काम करेगा, तू विलेन किंग जरूर बनेगा। ऐसा कहते समय वह अपनी दाहिनी हथेली छाती पर ऐसे ठोकती जैसे अखाड़े में कोई पहलवान दूसरे पहलवान को देखकर ताल ठोकता है। आखिर में वह यह जोड़ना ना भूलती, देख 6.5 फीट लंबा चौड़ा फौलाद सा शरीर है तो मन भी फौलाद सा बना, तभी विलेन किंग बन पाएगा, नहीं तो कभी कुछ नहीं बन पाएगा। जो है बस यही बना रहेगा हमेशा, समझा? समीना आज भी जब उसकी बातें याद आती है तो मुझे में उठकर खड़ा होने की उमंग, जोश भर देती है। एक बार हम दोनों को पता चला कि एक नया फिल्म निर्माता फिल्म बनाने की तैयारी में है और हमारे अनुकूल बात यह है कि वह फिल्म में सारे के सारे नए कलाकार ले रहा है। यह जानकर मैं एकदम उछल पड़ा मानो मुझे फिल्म मिल गई हो। मैंने उस रात 26 से अगले दिन निर्माता के ऑफिस विले पार्ले वेस्ट जाने की बात कही तो वह बोली, सुन, मैं भी चलूँगी। तू बात ठीक से नहीं कर पाता, मेरे रहने पर तो हकलाता रहता है, ना रहने पर तो बोल भी ना पाता होगा। ऐसे में तुझे काम क्या खाक मिलेगा? उसकी बातें काफ़ी हद तक सही थी तो मैं कुछ बोल नहीं सका। सिर्फ इतना कहा कि ठीक है, चलना। हो सकता है हम दोनों को
एक साथ ही काम मिल जाए। तो वह बोली, ए सपना इतना बड़ा भी ना देख कि यदि टूट जाए तो संभल ही ना पाए, हार्ट फेल हो जाए। मैंने कहा तू साथ रहेगी तो मेरा फेल हार्ट भी चल पड़ेगा। तो उसने कहा अच्छा अब ज़्यादा तेलबाजी न कर। उसकी इस बात पर मैंने उसे बाहों में जकड़ कर कहा, अरे जाने मन, तेरे को तेल नहीं लगाऊंगा तो किसे लगाऊंगा। इस दुनिया में जो अपने थे उन सबको तो छोड़ दिया, अब तेरे सिवा है ही कौन मेरा। या कहते कहते मैं अचानक ही गंभीर हो उठा। तो उसने अपने को मेरी बाहों में एकदम ढीला छोड़ते हुए कहा, ये तू बात बात पर इतना कमज़ोर क्यों पड़ जाता है। ये अच्छी तरह समझ ले कि यहाँ कमज़ोर पड़ने वाले कभी कुछ नहीं कर पाते, बल्कि हमेशा के लिए चुक जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, समझा। और तू तो विलेन किंग बनने आया है, ख्वाब इतने ऊंचे पाल रखे हैं और हिम्मत चूजों जैसी। या कहते कहते उसने भी अपनी दोनों बाहों से मुझे भरपूर जकड़ लिया। उस समय हम दोनों ही बड़े भावुक हो गए थे। अगले दिन सुंदर हिडिंबा आंटी पिछली कई बार की तरह फिर पत्थर बनकर रास्ते में आ पड़ी। उन्होंने यह कहते हुए साफ मना कर दिया कि काम बहुत है, आज किसी भी हालत में छुट्टी नहीं मिल सकती। जबकि हम दोनों ने यह कतई नहीं बताया था कि फिल्म में काम की तलाश में जा रहे हैं। छब्बी ने योजना अनुसार यही बताया था कि लगता है वह पेट से हो गई है और पता नहीं क्यों तकलीफ़ ज़्यादा हो रही है, इसलिए डॉक्टर के पास जाना चाहती है। कहीं तकलीफ़ बढ़ गई तो मुश्किल हो जाएगी। इस पर सुंदर हिडिंबा आंटी बुरा कैसा सा मुंह बनाकर बोली, ऐसा कुछ नहीं है, तकलीफ़ बढ़ेगी तो देखा जाएगा, मैं हूँ, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमने कई बार मिन्नतें की लेकिन सुंदर हिडिंबा टस से मस नहीं हुई। उल्टे बड़ी बेरुखी के साथ हम दोनों को कई कामों में लगा दिया। हम दोनों खून का घूंट पी कर रह गए। उस रात सुंदर हिडिंबा को हमने खूब कोसा, खूब गरियाया। साथ ही अगले दिन एक और प्रयास के लिए योजना भी बना ली। सवेरे मैडम के साथ योग वगैरह करने के बाद छब्बी किचन में नाश्ता बना रही थी। अचानक कई बर्तन गिरने की आवाज़ आई तो मैं दौड़ा वहाँ गया। जमीन पर कई बर्तन पड़े हुए थे, छब्बी भी जमीन पर गिरी हुई थी। उसे उठाकर मैं बाहर ले आया तो सामने नजर आई मैडम। मुझे छब्बी को पकड़े देखकर पूछा, क्या हुआ। मैंने कहा तबीयत ठीक नहीं है, चक्कर आ गया तो गिर गई है। यह कहते हुए मैंने छब्बी को लॉबी में जमीन पर बैठाया और पानी लेने किचन में गया। लौटा तो देखा मैडम झुकी हुई छब्बी से कुछ पूछ रही हैं। जब छब्बी ने पानी पी लिया तब उन्होंने कहा कि कुछ खा पी ले तो इसे डॉक्टर के यहाँ ले जाओ, दिखा के ले आओ। मैंने कहा जी ठीक है। इसके बाद छब्बी को लेकर मैं ऊपर अपने आशियाने में आ गया। मैंने देखा छब्बी की हालत से तुंदियल भी परेशान हो गया था। मैंने सोचा कौन किसके दिल में कब पीर बन जाए कुछ पता नहीं। मैंने सोचा कौन किसके दिल की कब पीर बन जाए कुछ पता नहीं। ऊपर आशियाने में आते ही हमने एक दूसरे को भींच कर जकड़ लिया। हंस पड़े हम दोनों। छब्बी की खिलखिलाहट बंद ही नहीं हो रही थी। हमारी छुट्टी लेने की योजना, एक्टिंग दोनों ज़बरदस्त कामयाब हो गई थी। छब्बी ने महिलाओं की एक ऐसी अंदरूनी समस्या का बहाना किया था कि मैडम जैसी स्मार्ट महिला भी मान गई। हम दोनों जल्दी ही तैयार होकर गोरेगांव के लिए निकल गए। रास्ते में छब्बी से मैंने कहा, एक्टर बनने मैं जा रहा हूँ लेकिन तेरी एक्टिंग तो लाजवाब है, चल वहाँ दोनों ही काम मांगते, क्या पता दोनों को ही काम मिल जाए। दोनों ही चल निकले। इस पर वह बोली, चल चल पहले तू विलन बन फिर मेरे को हीरोइन बनाना। रास्ते भर ऐसी ही बातें करते हम विले पार्ले बेस्ट एक नाम से निर्माता के पास पहुंचे तो हमारा उत्साह उसके ऑफिस को देखकर काफ़ी हद तक ठंडा पड़ गया। एक्टिंग के लिए लालायित मेरे जैसे कुछ और लड़के लड़कियां, मर्द औरतें वहाँ पहले से पहुँचे हुए थे। उन्हीं से मालूम हुआ कि अंदर ऑडिशन चल रहा है। निर्माता निर्देशक महोदय एक एक कर लोगों से मिल रहे हैं। मैं भी अपने नंबर का इंतज़ार करने लगा। करीब 2 घंटे बाद मुझे बुलाया गया।
मुझे कुछ क्षण तक वह देखता रहा, फिर उठ बैठने का संकेत कर बातें पूछने लगा। मैंने सीधा सा जवाब दिया कि कई ऐड फिल्मों में काम कर चुका हूँ, फिल्म में काम करना चाहता हूँ, एक्टिंग वगैरह का कोई कोर्स नहीं किया है। यह सब कहते हुए मेरे दिमाग में साहब के लिए समुद्र तट पर आदि और कई जगहों पर जो काम किया था वही सब चल रहा था। वह मुझे सीधे सपाट अंदाज में बात करते देखकर बोला, एक्टिंग आती है कि नहीं? इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक्टिंग तो मैं अनाड़ी से अनाड़ी व्यक्ति से भी करवा लेता हूँ, बस उसमें काम करने की चाहत होनी चाहिए। मैंने कहा, मेरी चाहत में कोई कमी नहीं है, काम के लिए ही तो आया हूँ। उसकी ऐसी ही और बातों से मैं अंदर ही अंदर ऊबने लगा, मगर उसने अपनी बातों से यह विश्वास दिला दिया कि वह वाकई फिल्म निर्माता है और फिल्मों का जानकार भी। मैंने सोचा कि यह उम्र में मुझसे बहुत छोटा होगा, लेकिन कितना आगे है। फिर उसने कुछ ही देर में वह कह दिया जिसे सुनकर मैं उछल पड़ा, जिसे सुनने के लिए मैं बरसों से दर दर की ठोकरें खा रहा था। न जाने किस किस की क्या क्या बातें, गालियां, अपमान सुन और झेल रहा था, जिसके लिए अपना घर द्वार, माँ बाप, परिवार सब छोड़ दिया था, सब छोड़कर चला आया था। उसने मुझे अपनी फिल्म में विलेन का रोल देने के लिए चुन लिया था, लेकिन मुझे मुख्य विलेन के लिए नहीं, किसी और को मुख्य विलेन के लिए चुना था और मैं सेकंड नंबर पे था। इससे मैं थोड़ा मायूस हुआ था। फिर भी मैंने उसे लाख लाख धन्यवाद दिया, आभार जताया। मगर इसी वक्त मेरे मन में पैसे की बात भी उठी कि अभी तक पैसे के बारे में तो कुछ बोल ही नहीं रहा। कहीं साहब की तरह यह भी मुफ्त में ही काम न करा ले। मगर काम मिलने की खुशी में मैं कुछ पूछने की हिम्मत नहीं कर सका। बात पूरी होने का इशारा मिलते ही एक आदमी मुझे बगल के एक छोटे से केबिन में ले गया, जहाँ एक महिला ने एक रजिस्टर में मेरा पूरा ब्यौरा नोट कर लिया, मेरा मोबाइल नंबर भी, और कहा कि जल्दी ही फिल्म की शूटिंग शुरू होने पर बुलाया जाएगा। फिल्म के नाम आदि के बारे में जो कुछ मैंने जानना चाहा तो उसने कहा यह सब उसी समय बताया जाएगा। मन में पैसों को लेकर चल रही उधेड़-बुन पर मैं ज़्यादा देर कंट्रोल नहीं कर पाया और दबे मन से यह बात भी उनके सामने रख दी। उसके यह सुनते ही उसने मेरी तरफ ऐसे देखा मानो मैंने कोई अपराध कर दिया है। कुछ क्षण देखने के बाद बोली, न्यू कमर्स के लिए तो चांस मिल जाना ही बहुत बड़ी रकम मिलने से कम नहीं है। फिर भी पेमेंट तो करेंगे ही, पहले काम तो शुरू होने दीजिए। उसकी बातों ने मेरे सारे उत्साह पर एक तरह से पानी फेर दिया। संतोष था तो सिर्फ इतना कि चलो शुरुआत तो हुई, कुछ तो काम मिला। बाहर आकर छब्बी को बताया तो वह भी बहुत खुश हुई। पैसे की बात पर उसने कहा, चल कोई बात नहीं, पैर रखने की जगह मिल गई है तो आगे और फिल्मों में भी तुझे काम मिलेगा। तू एक्टिंग सीखेगा, वह भी मुफ्त में। यदि पैसा मिल गया तो उसे बोनस समझ लेना। कुल मिलाकर हमने अपने हिसाब से जश्न मनाया। हमने होटल में खाना खाया। जब वापस लौटे तो रात हो रही थी। नीचे ऑफिस बंद हो चुका था। ऊपर पहुंचे तो मालूम हुआ कि सुंदर हिडिम्बा मैडम शाम 5 बजे ही कहीं गई है। यह जानकर मन में बड़ी राहत महसूस की कि चलो अच्छा हुआ, नहीं तो सुंदर हिडिम्बा दवा, डॉक्टर, पर्चा आदि के बारे में पूछती तो क्या बताता। तुंदियल ने पूछा क्या हुआ था, तो उसे बताया कुछ खास बात नहीं है। पहले तो हम डर रहे थे, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि कोई डरने वाली बात नहीं है, बस कुछ स्टमक डिसऑर्डर सा है, 2-4 दिन में सही हो जाएगा। मगर छब्बी ने और आगे की सोचते हुए एकदम से एक नई कहानी गढ़ दी कि आते वक्त हमारा बैग न जाने कहाँ गिर गया, उसी में दवा, पैसा, खर्च, पर्चा सब कुछ था। तो उसने कहा तो फिर दवा कैसे खाओगी? तो छब्बी तुरंत बोली, एक खुराक चलने से पहले ही खा ली थी, उससे बड़ा फायदा हुआ, बाकी कल देखेंगे। मैं समझ गया कि छब्बी ने मैडम से निपटने का पुख्ता इंतजाम कर लिया है, मगर उस दिन इसकी नौबत ही नहीं है। मैडम खा पी कर रात में 1 बजे और
सीधे बेडरूम में जाकर सो गई। उन्होंने अच्छी खासी ड्रिंक कर रखी थी। उनका इंतज़ार कर कर के ऊबे हम सब भी खा पी कर अपने बिस्तरों पर पहुंच गए। बहुत दिनों बाद ये कहें समीना की बड़वापुर छोड़ने के बाद वह दूसरी ऐसी रात थी जो मेरी तब तक की सबसे खूबसूरत रात थी। उस रात छब्बी भी जिस कदर खुशी में पागल होकर प्यार में रात भर मेरे साथ मिल रही थी, उससे मुझे विश्वास हो गया कि यह वाकई मेरे साथ तन से ही नहीं मन से भी पूरी तरह जुड़ी है। मेरी खुशी से उसी तरह खुश है जिस तरह मैं स्वयं। रात भर कभी मैं उसे बाहों में भरकर प्यार करता, कभी वो करती, हंसती खिलखिलाती। उस दिन मैंने जाना कि छब्बी तो प्यार का सागर है, जो उस प्यार के सागर के साथ भी खुश ना रह सके, उससे बड़ा अभागा और कोई नहीं हो सकता। रात भर हम नए नए सपनों में खोते रहे। उस रात एकदम आखिर में हम दोनों बमुश्किल 2 घंटे ही सो पाए थे। सवेरे मैडम सुंदर डिम्बा की तीखी डांट मिली। छब्बी ने बैग खोने, तबीयत खराब होने की खूबसूरत एक्टिंग करके उनके गुस्से को काफ़ी हद तक कम कर दिया था। फिर भी दिन भर बात बात पर उनकी तीखी झाड़ की खुराक मिलती ही रही। निर्माता निर्देशक के फ़ोन का इंतज़ार करते करते 10-12 दिन बीत गए। कोई फ़ोन नहीं आया तो एक दिन मैंने खुद किया, तो कहा गया कि 2 दिन बाद फ़ोन कीजिए। अब मेरी धड़कनें और बढ़ गईं। छब्बी भी उतावली हो रही थी। बड़ी बेचैनी में कटे 2 दिन। तीसरे दिन फिर फ़ोन किया तो बड़ा रूखा सा जवाब मिला कि कल सुबह 10 बजे आ जाइए। बात पूरी होने के साथ ही फ़ोन काट दिया, लेकिन और बातें जानने के लिए मैंने फिर मिला दिया, मगर रूखा सा जवाब मिला कि बाकी बातें यहीं आकर करिएगा। साथ ही फ़ोन फिर काट दिया गया तुरंत। मन में अजीब सी छटपटाहट, बेचैनी लिए हम दोनों अब इस उलझन में पड़ गए कि कल कैसे निकला जाए। इस बार मैडम को दता बताना संभव नहीं है। कोई रास्ता ना सोचते देखकर हम दोनों ने तय किया कि मैडम को साफ साफ बता देंगे कि हमें फिल्म में काम मिल गया है और हम हर हाल में जाएंगे। जितने दिन हम काम नहीं करेंगे, काम पर नहीं रहेंगे, उतने दिन की हमारी तनख्वाह काट लीजिएगा, और यदि इस पर भी नहीं मानी तो कह देंगे कि हम नहीं कर पाएंगे, नौकरी निकाल दें हमें। छब्बी और मेरा दिमाग इसलिए भी 7वें आसमान पर था क्योंकि हमारे दिमाग में अब यह बात घर कर गई थी कि कुछ न सही, इस फिल्म से इतना पैसा तो मिल ही जाएगा कि गुजर बसर करने लायक गाड़ी चल ही जाएगी, और अब तो दूसरी फिल्मों के मिलने के भी रास्ते खुल गए हैं। धन्यवाद मित्रों, शेष अगले भाग में।